नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी आपसे अपील है कि होली को शांति से मनाएं, कानून व्यवस्था विश्वास रखें, हुड़दंग ना करें, कानून से खेलने का प्रयास ना करें। गाजियाबाद पुलिस बहुत सख्त है, त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं। खबरों का पोस्टमार्टम में मैं आपको बताऊँगा कि योगी राज में 178 बदमाश ढेर हुए हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर डटी रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस का बदमाशों से आमना सामना जारी है। प्रयागराज में सोमवार की सुबह उमेश पाल की हत्या में शामिल बदमाश विजय उर्फ उस्मान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके साथ ही बीते 6 साल में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की संख्या 178 पहुंच गई है। मार्च 2017 से अब तक योगी मुख्यमंत्री बने तब से अब तक की बात हम कर रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच 10,500 से अधिक मुठभेड़ें हो चुकी हैं। इनमें बदमाशों का मुकाबला करते हुए 12 पुलिसकर्मियों की भी जान गई है। बदमाशों की गोली लगने से लगभग 1400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अगर पिछले 6 साल की बात करें तो बीते वर्ष पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का आंकड़ा सबसे कम रहा है। वर्ष 2018 में 41 अपराधी मारे गए थे। इससे पहले साल 17 में 28, वर्ष 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में 26 और 2022 में 14 अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री इलाहाबाद पश्चिम विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सोमवार को उमेश पाल हत्याकांड के संदर्भ में हो रहे इनकाउंटर्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, वो जो कहते हैं वही होता है। उमेश पाल हत्या प्रकरण में अभी सरकार या पुलिस की तरफ से आखिरी पन्ना नहीं लिखा गया है। ये उत्तर प्रदेश योगी सरकार कब लिखेगी इसका इंतज़ार है, क्योंकि पन्ना तब पूरा होगा जब इसमें शामिल सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसी हत्याकांड उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ही एक और जानकारी हम आपसे साझा करना चाहते हैं या इस पर एक विचार हम रखना चाहते हैं। इंतजार इस बात का है, अब तक 2 शूटर ढेर हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जो सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि अतीक के जो बेटे हैं, जिस पर असद पर पुलिस अब तक 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है, उसकी जांच, उसकी तलाश की जांच जो आज है वो मेरठ तक आ गई है। मेरठ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई जगह दबिश दी है। अतीक की बहन की ससुराल भवानी नगर में है। यहाँ अक्सर माफिया और उसके बेटे आकर रुकते थे। उनके रिश्तेदारों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। यह भी माना जा रहा है कि मेरठ या इसके आसपास के क्षेत्र में असद को छुपाया जा सकता है। यहाँ पर पुलिस जब मेरठ में पूछताछ के लिए आई थी तो उसके फूफा डॉक्टर क्लार्क के घर भवानीनगर नौचंदी में भी गई थी। वहाँ अली नाम के लड़के से पूछताछ हुई है। पुलिस को ये शक है कि अतीक के परिवार ने मेरठ में भी कुछ रातें बिताई हैं, फरारी काटी है। उसके मोबाइल, रिश्तेदार के मोबाइल की CDR निकाली जा रही है। पिछले दिनों नित्यानंद के कैलासा देश की बहुत चर्चा हुई। यूएन तक भी मामला पहुंचा है। लेकिन कैलासा के अलावा भी कई देश हैं जो लोगों ने खुद बनाए हैं। उनकी खुद की सेनाएं हैं, खुद का संविधान है, खुद का कानून है। खुद सोच कर देखिए, आपका अपना देश हो, अपना बॉर्डर हो, अपनी सेना हो, अपनी करेंसी हो, कैसा लगता है? सोचकर ही अच्छा लगता है। भारत से भगोड़े स्वामी नित्यानंद ने अपना अलग देश बनाने का दावा किया। इस देश का नाम कैलासा है। इसे दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में बसाया गया है। यहाँ उसने जमीन खरीदी और इस जमीन को अपना देश घोषित कर दिया। भारत से इस देश की दूरी तकरीबन 18,000 किलोमीटर है। नित्यानंद की शिष्या विजय प्रिया हाल ही में कैलासा के प्रतिनिधि के रूप में यूएन की मीटिंग में शामिल हुई थी, तभी से इसको चर्चा मिली। उसने दावा किया है कि हिंदू धर्म को मानने वाले 200 करोड़ लोग उनके देश के नागरिक हैं और इसमें से 1 करोड़ लोग भगवान आदि शिव को मानते हैं। इस देश का एकमात्र धर्म हिंदू है। उसमें संस्कृत, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं चलती हैं। संयुक्त राष्ट्र में विजय प्रिया ने दावा किया था कि कैलासा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं और 150 देशों में कैलासा ने अपनी एम्बेसी और NGO खोल रखे हैं। कैलासा की तरह कई और देश हैं जो खुद को आज़ाद बताते हैं, स्वयंभू बताते हैं, लेकिन उनको किसी देश ने अभी मान्यता नहीं दी है। ऐसे देश माइक्रोनेशन कहे जाते हैं। माइक्रोनेशंस की जो लिस्ट है उसकी एक अनोखी कहानी है रिपब्लिक ऑफ मोलासिया की।
इस माइक्रोनेशन की सीमा में कुल 14 जीव रहते हैं, जिनमें 30 इंसान हैं और 4 कुत्ते हैं। 34 जीव रहते हैं, जिनमें 30 इंसान हैं, 4 कुत्ते हैं। इसकी सीमा 2 एकड़ से कुछ ज़्यादा है। ये अमेरिका के नेवादा के पास स्थित है। यहाँ का तानाशाह केविन बाग है। इस शख्स ने इस देश का खुद को राजा घोषित कर रखा है। वो आधिकारिक प्रशासन को जो टैक्स देता है उसे विदेशी मदद का नाम दिया जाता है। नेवादा की डेन वैली में स्थित इस माइक्रोनेशन की अलग करेंसी भी है, जिसका नाम वालोरा है। इस सिस्टम को चलाने के लिए बैंक ऑफ मलेशिया चिप वाले सिक्के और प्रिंटेड नोट भी हैं। इस स्वयंभू देश में कुत्तों को भी नागरिकता मिलती है। तानाशाह केविन बॉग के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। ये शख्स हमेशा मिलिट्री ड्रेस में रहता है और वर्दी पर कई तरह के मेडल लटकाए रखता है। दर्जनों सैन्य टाइटल इसने खुद ही दे रखे हैं। ये खुद इस देश का शासक मानता है और वहाँ घूमने आने वालों के जो सैलानी आते हैं उनका स्वागत खुद उस बॉर्डर पर करता है। 1990 के दशक में रिपब्लिक ऑफ मलेशिया ने ईस्ट जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। 2006 में रिपब्लिक ऑफ मलेशिया का युद्ध हो गया था और एक माइक्रोनेशन दूसरे जो माइक्रोनेशन के साथ युद्ध हो गया था। इसमें केविन वॉग को जीत मिली और सजा के रूप में दूसरे देश के शासक को 6 महीने के लिए हर माह पेनल्टी देनी पड़ती थी। 2010 में एक और माइक्रोनेशन के साथ इस छोटे से देश की जंग हुई। रिपब्लिक ऑफ मलेशिया 2 बार अपना राष्ट्रगान बदल चुका है। इसका झंडा ब्लू, सफ़ेद और हरे रंग के तिरंगे डिज़ाइन में है। नॉर्थ सी में इंग्लैंड के तट से सटा सीलैंड एक ऐसा ही माइक्रोनेशन है जो 2 विशालकाय पिलर्स पर टिका हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह एक एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार हुआ था। इंटरनेशनल सी एरिया में होने के कारण ब्रिटिश नेवी ने 1966 में इस जगह को खाली कर दिया था। इसके बाद वहां एक पूर्व सैनिक और एक पायलट ने बसावट कर ली और इसे अलग देश घोषित कर लिया। इसका इलाका समुद्र तट से 12 किलोमीटर दूर स्थित है और फेरी और नावों के जरिए एक दूसरे से जुड़े कई प्लेटफॉर्म पर इस स्वयंभू देश का निर्माण ये लोग करते हैं। आज यहाँ 27 लोग रहते हैं, लेकिन 1970 के आसपास यहाँ की आबादी 70 पहुँच गई थी। ये रियासत केवल 2 टेनिस कोर्ट के आकार के बराबर है। ऐसा ही एक अनोखा माइक्रोनेशन है लीबरलैंड। ये क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। 2 देशों की लड़ाई में एक नो मैंस लैंड बना। यहाँ एक शख्स ने अपना माइक्रोनेशन ही बसा लिया। यहाँ के नेता हैं विट जेडलिका, जिन्होंने 13 अप्रैल 2015 को इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यहाँ की आबादी अब 2.5 लाख के आसपास है। यहाँ के लोगों पर अलग टैक्स, प्रॉपर्टी के कानून और नागरिक कानून लागू होते हैं। रिपब्लिका ग्लेशियर की कहानी भी कम रोचक नहीं है। चिली और अर्जेंटीना के बीच स्थित एक इलाके को खाली देखकर ग्रीन पीस के एक्टिविस्ट ने 2014 में इसे अलग देश घोषित कर दिया। इन एक्टिविस्ट्स का कहना है कि 2 देशों के बीच में स्थित होने और कानूनी लूपहोल होने के कारण यहाँ किसी का दावा नहीं बनता, इसलिए इस ज़मीन को आज़ाद देश का अधिकार देने का पूरा हक है। यहाँ की आबादी तकरीबन 1 लाख है। यहाँ इन लोगों ने अपना अलग पासपोर्ट भी बना रखा है। ऐसी ही कहानी लिथुनिया की राजधानी विलियन्स के पास स्थित 7000 की आबादी वाले इलाके की है, जो अब रिपब्लिक ऑफ यूरोपिस के नाम से जाना जाता है। 1997 में अप्रैल फूल्स डे के दिन यहाँ के लोगों ने मजाक में अलग देश का ऐलान कर दिया। आज यहाँ का अपना अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, अलग करेंसी है, अलग संविधान है और 12 सैनिकों की अपनी एक सेना भी इन लोगों ने बना रखी है। प्रिंसिपैलिटी ऑफ पोनेटिया की आबादी सिर्फ 3 लोगों की है। पुर्तगाल के समुद्र तट पर स्थित इस खाली पड़े रॉक टॉप पर एक स्कूल टीचर ने इस इलाके को बसाया और अलग देश होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद मालिक ने खुद को प्रिंस घोषित किया और पुर्तगाल पर उसके देश को धमकी देने का आरोप भी लगाया। एम्पायर ऑफ एटेलियम भी एक ऐसा ही इलाका है जिसकी स्थापना 1981 में जॉर्ज रुइकशेंक ने की थी। उसने खुद को इंपीरियल मैजेस्टी जॉर्ज II घोषित किया और साम्राज्य का ऐलान कर दिया। यह ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से 220 मील पश्चिम में स्थित टापू पर है। इसकी आबादी 3000 लोगों की है। इटली के पास ही प्रिंसिपैलिटी ऑफ सेबोरोगा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। समय के साथ इस इलाके को आसपास का हर देश भूल गया था और इसी का फायदा उठाते हुए स्थानीय निवासी ने 1960 के दशक में इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इसकी आबादी 320 लोगों की है। ये इलाका मोनाको के ठीक सामने स्थित है।
वर्ष 1971 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में सेना के छोड़े हुए इलाके क्रिस्टियानिया में कलाकारों, आदर्शवादियों और हिप्पियों ने आकर बसना शुरू कर दिया। यहाँ रहने वालों ने इसे आज़ाद देश घोषित कर दिया। यहाँ रहने वाले आज़ाद ख्याल जिंदगी पसंद करते हैं और किसी भी तरह के कानून को स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने अपना खुद का कानून घोषित कर रखा है और डेनमार्क के प्रशासन के साथ लंबे समय से इनका विवाद चला रहा है, खासकर ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर। स्कॉटलैंड के पास 2.5 एकड़ इलाके में फैले इस इलाके का अपना ही टशन है। स्टुअर्ट हिल्स ने शिटलैंड में एक छोटे से द्वीप को आज़ाद घोषित कर दिया। इनकी अपनी करेंसी और संसद भी बन चुकी है। इस माइक्रोनेशन ने अपने अलग नियम तय कर रखे हैं। सालाना 23 यूरो देकर दुनिया का कोई भी व्यक्ति वहां जाकर मेंबरशिप ले सकता है और रह सकता है। मेंबर को एक पासपोर्ट और 4 वीक के मुनाफे में शेयर भी दिया जाता है। ऐसे माइक्रोनेशंस के बनने को आप कानूनी लूपहोल का फायदा उठाना कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। 2 देशों की सीमाओं या समुद्र की सीमाओं को लेकर वर्तमान कानून के पेच का लाभ उठाना इन लोगों के लिए आसान हो गया है और ये अपने लिए अलग देश कहीं भी घोषित करने के लिए तैयार रहते हैं कई बार। लेकिन ये भी है कि कई लोकेशन, कई जगह जो है जो खुद को देश अलग घोषित कर चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत भी हैं, तो लोग वहाँ घूमने जाना भी पसंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की घटनाओं के लिए जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का जानकारी आज की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नमस्कार।